हेलो एवरीवन। और आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये कंप्लीट हो गया है और आज से हम लोग राइट टू फ्रीडम शुरू करेंगे आर्टिकल 19। और आज शायद ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स आ जाएंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19। देखिए, आर्टिकल 19 बेसिकली क्या करता है? आर्टिकल 19 जो है कन्फर करता है सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स। अब इन 6 राइट्स को जो है वो डेमोक्रेटिक राइट्स बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारे राइट्स हैं, कलेक्टिवली बहुत सारे राइट्स हैं, तो इनको डेमोक्रेटिक राइट्स बोलते हैं। और ये असेंशियल है फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है? जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है दो केस में, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, देन फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 1 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। वेयरएज जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिवेलियन, जो फंडामेंटल राइट होते हैं अंडर आर्टिकल 1 आर नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, लेकिन प्रेसिडेंट एक सेपरेट प्रोक्लेमेशन से सस्पेंड कर सकता है ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19(1) के अंडर में है, ठीक है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में इवॉल्व रहता है। पहले इसमें 7 थे, ठीक है? इसके अंडर में अब 6 बचे हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। इसके बारे में जब आएगा आगे तो फिर मैं इसके बारे में बात कर लूंगा, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेन सोर्स है एडवांसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। आपको जो लगे जहाँ पे पॉज करके आप उसको नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो मैं बताऊंगा और हो सकता है इसमें नहीं होंगी। फिर आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है, और आर्टिकल 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक इवॉल्व हुआ है अभी तक। और इन दोनों राइट्स को ना आप काफी रिलेट कर सकते हो। अच्छा, आप बहुत बार टर्म सुनते होंगे कि इन्फर्ड है, ये इम्प्लिसिट है। तो ये इन्फर्ड और इम्प्लिसिट का मतलब होता क्या है आखिर? तो आइए इस टर्म को जानते हैं कि इम्प्लिसिट और इन्फर्ड होता क्या है। बहुत यूज होता है। देखिए, इसका मतलब होता है कि ड्यू टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ राइट विच एक्सटेंड सर्टेन अदर राइट्स, ठीक है? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसे आर्टिकल 19(1) से निकल रहा है, तो ये इन्फर्ड है। आर्टिकल 21 में सबसे ज्यादा इन्फर्ड इम्प्लिसिट राइट्स है, ठीक है? तो आर्टिकल 19(1) जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो एक्सपेंड हुआ है अपने टर्म्स में, मीनिंग में और स्कोप में बाय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाइडर इंटरप्रिटेशन दिए गए हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, इम्प्लिसिट राइट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत यूज होता है इसका। फिर देखिए, इनएलिएनेबल एडजंक्ट का मतलब क्या होता है? ये भी टर्म बार बार आप पढ़ते होंगे। इनएलिएनेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, और एडजंक्ट का मतलब होता है एक पार्ट, मतलब वो पार्ट जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए राइट टू लाइफ जो है वो इनएलिएनेबल एडजंक्ट है, ठीक है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1)(a) ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, कि ये राइट है इंडियन सिटीजन का टू एक्सप्रेस हिज ओन व्यूज फ्रीली एंड ओपनली विदाउट एनी फियर और फेवर ऑफ गवर्नमेंट। ऑल्सो सिटीजन हैज द राइट टू चूज द मीडियम थ्रू विच ही विशेस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। कैसे भी कर सकता है, सिंबल से, साइन से, बैनर से, होर्डिंग से, कैसे भी कर सकता है, ठीक है? फिर आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर में कई 19(1)(a) के अंदर में जो पहला क्लॉज आता है वो होता है कि राइट ऑफ अ सिटीजन टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड कन्विक्शंस फ्रीली एंड ओपनली। इसका मतलब विदाउट एनी फियर और फेवर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। और आगे देखें फर्दर, तो ये जो राइट है ना, इसमें मतलब है राइट टू चूज, कोई भी मीडियम आप चूज कर सकते हो जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने व्यूज, अपने कन्विक्शंस को, ठीक है? विच कैन बी बाय माउथ से भी कर सकते हो, राइटिंग से भी कर सकते हो, प्रिंटिंग से भी कर सकते हो, पेंटिंग, सिंबल, साइन, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया था सब कुछ, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द सिटीजन्स कैन ऑल्सो चूज द मीडियम ऑफ साइलेंस। साइलेंस भी देखिए एक मीडियम है एक्सप्रेशन का, ध्यान रखिएगा।
अब होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, ये भी एक फॉर्म है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का, ठीक है। फ्लैग कोड जो है वो प्रोहिबिट करता है सिटीजन्स को टू अनफर्ल फ्लैग ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स एक्सेप्ट ऑन 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया। फिर देखिए सेकंड में क्या है कि इट आल्सो मींस कि जो राइट है ना सिटीजन्स के टू एक्सप्रेस व्यूज एंड ओपिनियंस अदर्स के भी कर सकता है, which gives rise to the emergence of the freedom of press। देखिए अब दूसरे के जो राइट्स जो है वो करेंगे तो प्रेस ही तो कर पाएगा, तो दूसरे का ओपिनियन प्रेस करना है तो न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गया, इस तरीके से ये चीजें हैं इसमें। फिर इसके बाद जो इसमें थर्ड आता है 19A वाले में, जो फर्स्ट में थर्ड क्लॉज आता है कि सिटीजन्स मस्ट आल्सो हैव एक्सेस टू इट, स्टेट कैन नॉट प्रिवेंट अदर टू एक्सेस इन योर इंफॉर्मेशन। देखिए इसका मतलब क्या है कि इट इंक्लूड्स द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वेयर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया जो अवेलेबल है वो आर्टिकल 19(1)A के अंडर में ही अवेलेबल है, ठीक है। और जो इंटरप्रिटेशन है ये राइट देता है राइट टू इंफॉर्मेशन एज अ फंडामेंटल राइट, ये चीज ध्यान रखिएगा। थर्ड में ये हो गया, ठीक है। फोर्थ में देख लेते हैं क्या है। फोर्थ में कहता है कि जैसे इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो अवेलेबल होता है सिटीजन्स को किस फॉर्म में, राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस के रूप में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट citizens enjoy the right a little differently during election, right to informed choices, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्म्ड चॉइसेस में क्या आप कर सकते हैं, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है मान लीजिए वो ओबलाइज्ड होगा कि वो अपने डिस्क्लोज करे क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस है, कुछ भी हो, या कोई पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है, सब कुछ, तो ये राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस के अंदर आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट में कहता है कि ये सितंबर 2013 से आया है, ठीक है। तो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने रूल किया कि राइट ऑफ अ सिटीजन टू हैव अ नेगेटिव वोट, अब नेगेटिव वोट भी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो नोटा चॉइस को इंक्लूड करे ईवीएम में और बैलेट पेपर में, जिससे एनेबल हो सके सिटीजन्स टू एक्सरसाइज दिस चॉइस, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन्स एंजॉय राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, he can oppose the government and have his opinion, criticize government। फिर सिक्स देखिए है राइट टू रिजेक्ट ऑल द, ये तो हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है सिक्स में एक पॉइंट और है कि ये इंक्लूड करता है राइट टू हैव पॉलिटिकल डिसेंट, ठीक है। राइट टू रिजेक्ट नोटा हो गया और राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू हैव पॉलिटिकल डिसेंट का मतलब हुआ कि जो राइट टू हैव इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ देयर ओन एंड द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये होता है राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, कि आपका अपना पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है और आपके पास राइट है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये फिफ्थ वाला जो है ना इसमें आपका ये राइट टू रिजेक्ट है और सिक्स्थ वाले में आपका ये पॉलिटिकल डिसेंट है, इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा, ठीक है। वही मैंने सोचा कि ये इसमें फिफ्थ में कैसे आ गया। फिर उसके बाद देखिए जो आर्टिकल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19(1)A के में, ये एब्सोल्यूट नहीं है बिल्कुल भी, और इसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस तो मैंने आपको देखिए पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि किस चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन होंगे। अगर सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात आती है इंडिया की तो रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, और फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने फॉरेन स्टेट से तब भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। फिर पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी, and the interest of general public we have to see in case of defamation, contempt of court, right to privacy, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंडर में सब आती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 19(1)B हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आर्टिकल 19(1)B जो है वो कन्फर करता है कि राइट टू असेंबल, ठीक है, राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स, ओके। बट इन ऑर्डर टू बी लॉफुल, ये जो असेंबली है ये पीसफुल होनी चाहिए और कुछ आर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए लोगों के पास में,
ये इंक्लूड करता है कि आप राइट जो है आपका, आप मीटिंग होल्ड करें, आप कैरी आउट करें, प्रोसेसन करें अगर कुछ जरूरत है तो ये राइट एक तरीके से देखिए आर्टिकल 19(1) का कोरोलरी है, ठीक है। और ये जो राइट है ना, ये भी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जो मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताए हुए थे, ठीक है। ये उसी से ही आगे बढ़ा हुआ है राइट, इसलिए इसको कोरोलरी बोलते हैं। और ये आप उसी से ही एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बता ही दिए कि सर्टेन, ये देखिए सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी जो है वो कर्फ्यू है। फिर आर्टिकल 19(1)(c) क्या बोलता है, ये कन्फर करता है फंडामेंटल राइट टू फॉर्म, क्या फॉर्म करना आपको, एसोसिएशंस, यूनियंस, ठीक है। फिर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 से, उससे ऐड किया गया था वर्ड कोऑपरेटिव, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव इंक्लूड किया गया था, ठीक है। ये इंक्लूड करता है आपको राइट टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन, ठीक है ना। राइट टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन, द राइट टू कंटिन्यू एंड नॉट टू कंटिन्यू विद एनी अदर इंस्टीट्यूशन, ये आपका राइट है। फिर ये इंक्लूड करता है टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप कुछ भी बना सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लिटरेरी, कॉमर्शियल, किसी टाइप की भी एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है। एसोसिएशन जैसे कि कंपनी कोई बना ली, पार्टनरशिप बना ली, चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, इस तरीके से। लेकिन ये कन्फर्म नहीं करता है राइट टू एडमिट, ये कन्फर्म नहीं करता है कोई फंडामेंटल राइट कि आपका एडमिट कर ले कोई किसी यूनियन में या एसोसिएशन में, ठीक है। ये कोई राइट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कंफर्म करता है कि कोई आपको एडमिट कर लेगा। मान लो कोई क्लब है किसी का, तो आपको एडमिट होना है जबरदस्ती, तो ऐसा आप जबरदस्ती नहीं हो सकते उसी में एडमिट, ठीक है। फिर जो राइट है ना कि पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें 19(1)(c) में, कि आप पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हो इसमें, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन, ठीक है। फिर एक केस हुआ था सीपीआई-एम वर्सेस भरत कुमार केस 1998 में, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने डिस्टिंक्शन किया बिटवीन स्ट्राइक और जनरल स्ट्राइक के बीच में, स्ट्राइक और जनरल स्ट्राइक के बीच में डिस्टिंक्शन किया, ठीक है, कि क्या होता है ये, तो चलिए जानते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो बंद होता है ना, वो एक जनरल स्ट्राइक है जो थ्रेट करता है टोटल शटडाउन सोसाइटी को, और कैरी करता है एक एलिमेंट जबरदस्ती का, और इम्पोज करता है एक कंपल्सन लोगों के ऊपर कि हाँ भैया ऐसा करो और ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। तो एक कंपल्शन और कोएर्शन झलकता है इसमें, ठीक है, कि आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो जो सिटीजन्स होते हैं वो थोड़ा डर जाते हैं एक्सप्रेस करने से अपने व्यूज से, बंद जब होता है तो वो वायलेट करता है इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। कंप्लीट शटडाउन हो जाता है, शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं, वर्क प्लेसेस ये सब हो गए, ये सब एसोसिएटेड है बंद से। और जो लोग होते हैं अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं वर्क प्लेस से, जो डेली वेजेस अर्नर है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो जो बंद है ना, वो वायलेट कर रहा है राइट टू लाइवलीहुड लोगों का, ठीक है। आगे देखते हैं, जो बंद है वो डिस्टर्ब करता है पब्लिक, अब से बंद है सब कुछ कर दिया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है, और ये वायलेट करता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। फिर और देखें तो हड़ताल जो है, इस वो जो हड़ताल होती है ना, वो इलीगल नहीं है। क्यों इलीगल नहीं है? क्योंकि इट डज नॉट थ्रेटन अ टोटल शटडाउन ऑफ द सोसाइटी, वो टोटल शटडाउन को थ्रेट नहीं करता है सोसाइटी की, इसलिए हड़ताल जो है वो इलीगल नहीं है। तो बंद आपको समझ में आ गया, और ये हड़ताल भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। बाकी ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एसोसिएशन बना रहे हो तो गैम्बलिंग के लिए बना लें, आप बोले कि मेरा राइट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, सोशल पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया ना, इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं है कि आपका राइट है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। किसी ने गोल क्लब खोला, अब वो बोलेगा, रिफ्यूज कर सकता है कि आप लोग नहीं ज्वाइन कर सकते। ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, आप देखिए ये पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड अनरिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं, देखिए जैसे है ना, ये एग्जिस्ट करती है AITUC और CITU, इस तरीके से, ठीक है। ये भी मैंने आपको समझा दिया पूरा, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखिए ये भी बता दिया, हड़ताल इलीगल नहीं है क्योंकि ये पैरालाइज नहीं करती है डे टू डे वर्किंग लोगों की, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, स्टेट अंडर एसेंशियल सिक्योरिटी सर्विस एंड मैनेजमेंट एक्ट के अंदर स्ट्राइक को इलीगल कर सकता है, ठीक है। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आर्टिकल 13 में है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 13 उसमें दिया नहीं है,
आर्टिकल 13 क्या करता है? देखिए आर्टिकल 13 जो है ना वो कन्फर करता है पावर पार्लियामेंट में कि वो लॉ बना सके ऐसा कि जो रेस्ट्रिक्शन अवेलेबिलिटी है ना राइट टू अंडर आर्टिकल 19(1)(c), ठीक है, वो कंट्री के सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सब के अकॉर्डिंग हो। तो इसलिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं, आर्मी एक्ट बनाया है, एयरफोर्स एक्ट बनाया है, नेवल एक्ट बनाया है, पुलिस एक्ट बनाया है। इसमें राइट टू, इन लोग को ना राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन टू द मेंबर ऑफ आर्म पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस फोर्सेज जो एंगेज है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी कंट्री के में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इनके पास राइट नहीं है टू कि वो ऐसा बना सके ट्रेड यूनियंस वगैरह, और डू नॉट एंड दे आल्सो डू नॉट एंजॉय द राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, ये आर्टिकल 33 में आपको मिल जाएगा कि इन लोग को ये सब ये करने का मतलब परमिशन नहीं है, पार्लियामेंट से बाई लॉ है। फिर देखते हैं आर्टिकल 19(1)(d). आर्टिकल 19(1)(d) क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 19(1)(d) जो है वो आपको गारंटी देता है कि आप राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हो। ठीक है, फ्रीली का मतलब ये है यहाँ पे कि राइट है सिटीजन का टू मूव वेयर एवर ही वॉन्ट्स एंड वेयर एवर एंड हाउ एवर ही वॉन्ट्स टू। और थ्रू आउट का जो मतलब है ना यहाँ, इसका मतलब ये है कि नो पार्ट ऑफ द कंट्री कैन बी मेड इनएक्सेसिबल टू द सिटीजन। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, इसके अंदर 3 डायमेंशन है। देखिए 3 डायमेंशन आते हैं इसके अंदर में। पहला डायमेंशन आता है कि आपका राइट है टू मूव इनसाइड द कंट्री। ठीक है, फिर है कि राइट टू मूव अब्रॉड, और फिर है राइट टू रिटर्न बैक टू द कंट्री। ठीक है, 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, और राइट टू रिटर्न बैक टू द कंट्री। अब ये जो आर्टिकल 19(1)(d) है, ठीक है, ये कि आपका केवल पहला डायमेंशन प्रोटेक्ट कर रहा है। पहला डायमेंशन क्या था? राइट टू मूव इनसाइड अ कंट्री। और जो दूसरा और तीसरा डायमेंशन है ना कि आप कहीं भी ट्रेवल करिए अब्रॉड और वापस आ जाइए, ये आपका आर्टिकल 21 से प्रोटेक्ट होता है, राइट टू लाइफ। तो जो राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(d), उसके अंदर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है जो इम्पोज की जा सकती हैं, और वही चीजें जो मैंने आपको पहले बताई थी, जैसे इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक क्या है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, यही चीजें हैं। तो ये देखिए यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है? आउटसाइडर जो है वो अलाउ नहीं होते हैं विदाउट परमिशन। कहाँ पे? 4 स्टेट्स में, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, प्लस इनर लाइन परमिट बाय नागालैंड इफ एंटरिंग मणिपुर, कहाँ से? वाया दिमपुर एंड कोहिमा। फिर आर्टिकल 19(1)(e) आता है। लेकिन आर्टिकल 19(1)(e) क्या कहता है? देखिए रेजिडेंस और सेटलमेंट में डिफरेंस क्या होता है? देखिए रेजिडेंस जो होता है ना वो टेम्परेरी होता है, और सेटलमेंट जो होता है ना वो परमानेंट होता है। जैसे मैं कहीं गया तो मेरा रेजिडेंस वो है, मैं वहां काम कर रहा था, वो टेम्परेरी था, पर अब मैं जहां पर रहता हूँ बिल्कुल परमानेंट, वो सेटलमेंट है मेरा। ठीक है, तो ये प्रीवियस राइट का कोरोलरी ये भी है 19(1)(d) का। तो देखिए इसमें क्या कहता है, ये कन्फर करता है राइट आपका कि आप कहीं भी रिसाइड करिए, कहीं भी सेटल हो जाइए कंट्री के किसी भी पार्ट में। ठीक है, तो जो राइट टू रिसाइड है ना, इसका मतलब है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए सिटीजन का टू लिव एट अ प्लेस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। और जो राइट टू सेटलमेंट है उसका मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए टू लिव एट अ प्लेस परमानेंटली। तो आर्टिकल 19(1)(d) और ई जो है ये प्रमोट करते हैं यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और फॉस्टर करते हैं फ्रेटर्निटी अमंग दी सिटीजन्स। ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19(1)(e) में। फिर आप वो मैं बोल रहा हूँ आपको जो नोट करना वो करते रहिएगा, एक बार पेन आ जाएगा तो फिर मैं इसमें लिखता भी जाया करूंगा, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। फिर राइट टू एवोकेशन आता है। एवोकेशन के अंदर क्या रहता है कि आप सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन हुआ, बिजनेस हुआ या ट्रेड हुआ। अब ये जो चूज कर रहा है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, तो स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकता है एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, इस तरीके से आपकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, मॉरल टर्पिट्यूड, इन सबको देख सकता है स्टेट, और लॉयल्टी क्या है आपकी स्टेट के लिए। ठीक है, और आप जब ये सब बिजनेस ट्रेड ये सब कर रहे हो ना, ये सब पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है स्टेट आपके ऊपर। ठीक है, पार्शियली भी लगा सकता है और कंप्लीटली भी लगा सकता है, और ये सब वही पब्लिक इंटरेस्ट में ही होता है। ठीक है, और जो स्टेट है वो आपको डिनाई कर सकती है राइट आपका ये बिजनेस, अगर आप लोग बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, लॉन्ड्री, ये हाँ लॉटरी और मनी लैंडिंग हो गया, लिकर हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट में ये सब कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 301 क्या है? राइट टू इंटर स्टेट ट्रेड है। ये गारंटी करता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड।
एंड कॉमर्स अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका लेक्चर आर्टिकल 19। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और आगे भी अभी वीडियो आते रहेंगे। बाकी आपके कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल लिखिए, और कुछ भी आपको डिस्कस करना हो इससे रिलेटेड कि इस समय क्या चल रहा है, कोई भी सिचुएशन आपको लगती हो कैसे वॉलेट हो रही है, बिल्कुल डिस्कस करिए और इस पे कमेंट सेक्शन पे करिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।